फ्रेंड्स, लेसन 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है आज का एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, जो भी आप बोल रहे हैं इसको एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो होता है, इसको दो फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड सेकेंड वन इज शील्डिंग इफेक्ट। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो शील्डिंग इफेक्ट वर्किंग स्टार्ट करता है, जब डी ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट जब काम करना स्टार्ट करता है वो D5 पर करता है। यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को। इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही आएंगे ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आए फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे किस में, सेकंड शेल में। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन आए सेकंड शेल में, और सेकंड शेल के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे थर्ड शेल में। तो ये जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है, कॉमन सी बात है कि इसको सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, है ना। तो सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। तो इसी इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अपने सिंपल सी बात करें, वैसे तो ENC एक जो है लेंथी टॉपिक है, इतनी जल्दी हमें नहीं पता लग सकता ENC क्या है। लेकिन हम लोग बात करें सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज की, तो जब हम लोग स्कैंडियम टू जिंक मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन लगातार बढ़ रहा है। जैसे स्कैंडियम के पास 21 प्रोटॉन है, यहाँ 22 यानी 22 हो गए, यहाँ 23 हो गए, यहाँ 24 हो गए, यहाँ 25 प्रोटॉन हो गए, यहाँ 26 प्रोटॉन हो गए, यहाँ 27 प्रोटॉन हो गए, यहाँ 28, आगे 29 और उससे आगे 30। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, लगातार नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटिन्यू क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है ना। यानी न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। यानी न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये न्यूक्लियस है ना, इस पे पॉजिटिव कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी अंदर वाली साइड खींचेगा। तो जब आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर वाली साइड आ जाएगा तो आप देख सकते हैं साइज पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब न्यूक्लियस ने आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो कॉमन सी बात है आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर आएगा, तो साइज डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी ENC इंक्रीज होता है। प्रोटॉन इंक्रीज, ENC इंक्रीज, साइज डिक्रीज। सही है। अगर ENC इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं स्कैंडियम टू जिंक, अब शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। स्कैंडियम टू जिंक हम लोग जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन
3D1 4s2, टाइटेनियम का 3D2 4s2, वेनेडियम का 3D3 4s2, क्रोमियम का 3D5 4s1, मैग्नीज का 3D5 4s2, आयरन का 3D6 4s2, कोबाल्ट का 3D7 4s2, निकिल का 3D8 4s2, कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का 3D10 4s1 और जिंक का 3D10 4s2। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, देखो आप यहां से जब हम स्कैंडियम से जिंक की ओर मूव कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियस हो गया बिल्कुल सेंटर में, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई, और ये फोर्थ शेल हो गई, है ना, ये फोर्थ शेल हो गई। ठीक है, अब आप देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू थर्ड शेल में आ रहे हैं, 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8। 4s में यहां देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू थर्ड शेल में आ रहे हैं, 3D का मतलब थर्ड शेल का D है, तो D है तो मतलब S और P तो ऑलरेडी फिल है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑलरेडी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑलरेडी हैं। अब D वाला पहले 1 आया, फिर D में 2 हो गए, फिर D में 3 हो गए, फिर D में 5 हो गए, फिर D में 5 रहे, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 10 ही रहे। तो इस तरह से क्या हुआ, D में लगातार, यानी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आए बताओ, इनर या आउटर, इनर। इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में फिल हो रहे हैं, है ना, इनर शेल में फिल हो रहे हैं। और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आउटर शेल का ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे, कॉमन सी बात है। जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ENC इंक्रीज होता है, और इस केस में अगर ENC इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा। फिर हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल में फिल हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल में फिल हो रहे हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, यानी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर थोड़े दूर चले जाएंगे तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज भी इंक्रीज होगा। तो आपने ये देखना है, अगर ENC इफेक्टिव होगा, ENC इफेक्टिव होगा तो साइज डिक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव होगा तो साइज इंक्रीज करेगा। क्लियर। अगर ENC इफेक्टिव हो जाए, ENC इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, अगर ENC शील्डिंग इफेक्ट से बड़ा है, ENC ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, यानी ENC इफेक्टिव है, तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज। अगर दोनों इक्वल हैं, ENC इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट, तो साइज क्या होगा, साइज सेम यानी कांस्टेंट। और ENC लेस देन शील्डिंग इफेक्ट, यानी शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर देन ENC, यानी शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर। अब होता क्या देखो, जो D है ना, D1 से D4 तक शील्डिंग इफेक्ट वर्क नहीं करता। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है D1 से D4 तक वर्क नहीं करता। ठीक है, यानी शील्डिंग इफेक्ट D5 से लगना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग होती है उसकी D5 से,
D5 से वो काम करना शुरू करेगा, D5 से D9 तक वो वर्किंग करेगा ठीक ठाक सी, ठीक है, वर्किंग करेगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन D10 जब हो जाएगा तब वो इफेक्टिव हो जाएगा, तब इफेक्टिव होगा शिल्डिंग इफेक्ट। यानी D10 के केस में ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, समझ गए। 5 से 9 के बीच में ये कंडीशन बनेगी, ये वाली सेकंड, और D1 से D4 तक शिल्डिंग इफेक्ट वर्क ही नहीं करता, यानी फर्स्ट कंडीशन बनेगी। तो D1 से D4 अगर रहता है तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। D9 तक ये कंडीशन बनेगी और D10 होते ही ये कंडीशन बन जाएगी। तो अब देखो आप, अब हम देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम पे गए, तो स्कैंडियम का देखो क्या D1 है, शिल्डिंग इफेक्ट काम करेगा क्या? नहीं करेगा, तो यानी साइज डिक्रीज होगा। स्कैंडियम से टाइटेनियम पर जाएंगे, साइज डिक्रीज होगा। अब टाइटेनियम से वेनेडियम पे गए, तो टाइटेनियम में देखो, क्योंकि वेनेडियम तो बनेगा अभी, है ना, टाइटेनियम से वेनेडियम तो बनेगा। तो आप टाइटेनियम को देखो, टाइटेनियम को शिल्डिंग इफेक्ट काम करेगा क्या? नहीं करेगा, तो ENC इफेक्टिव रहेगा, साइज डिक्रीज होगा। अब वेनेडियम से क्रोमियम पर जाओ, क्रोमियम पर जाओ, अब वेनेडियम का देखो, ये 3D3 है, 3D5 तक तो शिल्डिंग इफेक्ट, 3D5 हाफ फील्ड पे शुरू होता है शिल्डिंग इफेक्ट, तो क्या 3D3 पर शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा क्या? यहां भी साइज डिक्रीज होगा, है ना। अब क्रोमियम से मैग्नीज पर जाओ, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, D5 है, शिल्डिंग इफेक्ट काम करेगा क्या? यहां से शिल्डिंग इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है अभी तक, है ना। काम तो शुरू हो गया उसका, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है अभी तक। अब मैग्नीज से आयरन पे गए, तब भी शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है। आयरन से कोबाल्ट पे गए, तब भी शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है। कोबाल्ट से निकिल पर गए, तब भी शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है। निकिल से कॉपर तक गए, तब भी शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है। और कॉपर से जिंक पर जाएं, तब शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर में क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर में D10, तो यहां शिल्डिंग इफेक्ट हाई हो जाएगा। इस कंडीशन पर शिल्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो जब शिल्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? साइज, अगर शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, तो कॉपर से जिंक पर जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग में जहाँ तक हम लोग क्रोमियम तक आए तो शिल्डिंग इफेक्ट लगा ही नहीं था, क्रोमियम तक जो थे वो शिल्डिंग इफेक्ट लगा ही नहीं था, तो यहाँ साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ काम ही नहीं करता, ENC काम करता है। क्रोमियम से कॉपर तक शिल्डिंग और ENC दोनों काम करते हैं, साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। और कॉपर से जिंक तक शिल्डिंग इफेक्ट काम करता है, यानी साइज इंक्रीज होता है। क्लियर? ये हमने कल डिस्कस कर लिया था वैसे सारा, है ना, लेकिन फिर भी अपने को वापस समझ आनी चाहिए। आप यूं लिख सकते हैं, ENC ग्रेटर देन शिल्डिंग तो साइज डिक्रीज, ENC इक्वल टू शिल्डिंग साइज कांस्टेंट, ENC लेस देन शिल्डिंग साइज इंक्रीज। और आगे इसके बिल्कुल यहाँ बात कर सकते हैं, स्कैंडियम टू क्रोमियम ये कंडीशन रहती है, क्रोमियम टू कॉपर ये कंडीशन रहती है, कॉपर टू जिंक ये कंडीशन रहती है। क्लियर? समझ आ गया सिस्टम? अब आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स have nature to form complex y। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उनकी नेचर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड सारा पढ़ा है आपने, है ना। लिगैंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को और L2M कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सही है। इस बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लिगैंड के, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड के हैं, लिगैंड के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। तो लिगैंड डोनर हो गया और मेटल एक्सेप्टर हो गया, मेटल एक्सेप्टर हो गया। अब आप देखें, मेटल के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। मेटल के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, तीनों कंडीशन है। अब लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्या इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, इसमें नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसमें 2 ऑलरेडी फिल हैं, तो इसलिए इसमें तो लिगैंड दोनों इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो क्या इसमें दे सकता है क्या दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड, क्यों नहीं दे सकता, एक ही आ पाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इसमें है, एक और आ सकता है, जबकि लिगैंड ने तो दोनों ही डोनेट करने, तो इसमें भी लिगैंड दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इसमें दे सकता है क्या दोनों इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल दे सकता है। यही हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे थे ना, लिगैंड दोनों इलेक्ट्रॉन देगा वैकेंट बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जितने लिगैंड होते थे उतने वैकेंट ऑर्बिटल काउंट कर लेते थे हम लोग, पढ़ा था ना। तो कौन से ऑर्बिटल चाहिए बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट, और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इनर डी ऑर्बिटल भी यूज कर लेते हैं ये, और आउटर डी भी यूज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, है ना। तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। n-1d का यूज करते हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, nd का यूज करते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। पहला पॉइंट आ गया, क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, अब इसका सेकंड पॉइंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का क्या रीजन है। सेकंड पॉइंट है हाई आयनिक पोटेंशियल। हाई आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल क्या होता है पता है, आयनिक पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियाई, चार्ज अपॉन रेडियाई, ये होता है आयनिक पोटेंशियल। चार्ज ऑन मेटल अपॉन रेडियाई ऑफ मेटल। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, सही है। चार्ज ज्यादा है तो आयनिक पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है। और आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली। आयनिक पोटेंशियल हाई होता है अगर, इफ आयनिक पोटेंशियल हाई देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो इजीली हो जाएगा। रीजन देखो उसका, लिगैंड ने क्या करना है, लिगैंड ने बताओ, लिगैंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, है ना। लिगैंड का काम इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक तो एस ब्लॉक मेटल है, एस ब्लॉक वाले मेटल हैं, उन पे तो आप लोग पढ़ते हो +1 +2, ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है ना, +1 +2। पी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा +3 है, +4 है, इससे ज़्यादा नहीं है पी ब्लॉक में, क्योंकि बाद में नॉन मेटल आ जाते हैं, है ना।
मैक्सिमम है +3 +4, तो +4 तो SN USN पे होता है एक आधे पे ही, बाकी +3 रहता है नॉर्मली मैक्सिमम में जो है ना। तो S ब्लॉक में तो मैक्सिमम कितना है, +1 या +2 है। P ब्लॉक में कितना है, +3 या +4 है। लेकिन D ब्लॉक में आपने कितना पढ़ लिया, D ब्लॉक में आपने +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक पढ़ लिया। +8 भी होता है ओस्मियम का ना, ओवरऑल में +8 होता है, पर अपने 3D सीरीज ही पढ़ी है तो उसमें हमने +7 तक पढ़ा है। अब आप देखो किन पे चार्ज ज़्यादा है, बताओ। P ब्लॉक वालों पर चार्ज ज़्यादा है, S ब्लॉक वालों पर चार्ज ज़्यादा है, या D ब्लॉक वालों पर चार्ज ज़्यादा है? D वालों पर चार्ज ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएंगे ना वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, कॉमन सी बात है। तो किसमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, बताओ। D ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका चार्ज ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा है तो आयनिक पोटेंशियल हाई है। आयनिक पोटेंशियल हाई होने का मतलब ये है कि चार्ज ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना देंगे, लिगैंड अपने आप बॉन्ड बनाएगा, है ना। क्योंकि वो लिगैंड के, ये मेटल है, मेटल पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, आयनिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसका, तो ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है इनमें। लिगैंड आए सही इनके पास में, एक बार समझ आई बात या नहीं आई? एक बार लिगैंड इनके आसपास आ गया ना, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, किस पे चार्ज ज्यादा है ये बताओ। D वालों पर, है ना। और लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये S ब्लॉक मेटल था, ये D ब्लॉक मेटल था, ये P ब्लॉक मेटल था सपोज, ठीक है। अब लिगैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो किस पे चार्ज ज़्यादा है, D वाले पर प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, S वाला, D वाला या P वाला? D वाला। तो D फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, S और P कहाँ से करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आयनिक पोटेंशियल हाई है D ब्लॉक का, ट्रांजिशन मेटल का आयनिक पोटेंशियल हाई है। आयनिक पोटेंशियल हाई होने का मतलब चार्ज हाई है, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो ही आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर? अब पढ़ के देखना, लिखा होगा आपकी बुक में हाई आयनिक पोटेंशियल या हाई चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, इस तरह से लिखे होंगे पॉइंट। क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो आयनिक पोटेंशियल अपने आप ज़्यादा है, आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा है यानी चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो यानी वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को अपने आप अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। एक बार लिगैंड उसके आसपास से कहीं से निकलना चाहिए, वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्लियर? और थर्ड क्या है, इनका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है इनका, मेटल में इनका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है तो देखो ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है और इनका साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियस पास में रहेगा, अगर बड़ा साइज होता तो न्यूक्लियस दूर होता। अगर ये बड़ा साइज होता मान लो, तो ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इसका न्यूक्लियस तो इतनी दूर है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने, इसका न्यूक्लियस बिल्कुल पास में लिगैंड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने। तो बताओ कौन सा न्यूक्लियस लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, बताओ, छोटे साइज वाला या बड़े साइज वाला? छोटे साइज वाला, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पास में रहेगा। सही है। और दूसरी बात आप यूं भी कह सकते हो, देखो आप इसको आयनिक पोटेंशियल से भी जोड़ सकते हो कि अगर मेटल की रेडियाई कम है, मेटल की रेडियाई कम है तो आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा। और आयनिक पोटेंशियल अगर ज़्यादा हो गया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। तो इन पे चार्ज ज़्यादा है और साइज इनका स्मॉल है, दोनों ही बातें इनके फेवर में। क्लियर? चार्ज ज़्यादा और साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के नज़दीक रहेंगे न्यूक्लियस के,
तो ये क्विकली लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। आ गया समझ? नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पॉइंट आएंगे इसमें। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण रीजन क्या होता है इसका? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण एक ही जो मेटल है वो एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देगा। वन मेटल फॉर्म्स मोर देन वन कॉम्प्लेक्स। वन मेटल फॉर्म्स मोर देन वन कॉम्प्लेक्स। कैसे? देखो, जैसे आप लोगों ने K4FeCN6 पढ़ा होगा और K3FeCN6 भी पढ़ा होगा। तो सेम है, देखो आप, ये K है, ये Fe है, ये Cn है, ये भी K है, ये Fe है, ये Cn है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा बन रहे हैं। देखो K4FeCN6 भी बनता है, K3FeCN6 भी बनता है। सही है? K4 भी बन रहा है और K3 भी बन रहा है ना। अब इसमें चार्ज देखो, यहां Fe का चार्ज निकालो, कितना आएगा बताओ? +2। यहां Fe का चार्ज निकालो, कितना आएगा? +3। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए ये एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो 4 पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। फर्स्ट, हाई पॉजिटिव चार्ज। सेकंड, स्मॉल साइज। थर्ड, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। फोर्थ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की नेचर है, क्या रीजन है? इनका चार्ज हाई है, साइज स्मॉल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये रीजन आ जाएंगे उसके। समझ आ गई बात? स्मॉल साइज, ये न्यूक्लियस है, देख लो, है ना। ये स्मॉल साइज ले लिया और ये न्यूक्लियस है, ये साइज बड़ा ले लिया। सही है? एक छोटा साइज, एक बड़ा साइज दिख रहा है। अब आप देखो, ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन है। कौन सा न्यूक्लियस जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बताओ? कौन सा न्यूक्लियस? स्मॉल साइज वाला। कॉमन सी बात है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पास में रहेगा, है ना। तो वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। समझ गए? यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? नहीं तो एक सिंपल सी बात मैंने बताई आपको ना, आयनिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज ज्यादा होना चाहिए, आयनिक पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। साइज कम होना चाहिए तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा ना तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली होता है। सीधा सा हिसाब है। आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली होता है। आयनिक पोटेंशियल ज्यादा करने के तरीके क्या है? आयनिक पोटेंशियल का फार्मूला चार्ज अपॉन साइज है। कैसे ज्यादा कर सकते हो? चार्ज बढ़ाकर तो इनका चार्ज ज्यादा है, साइज घटाकर तो इनका साइज कम है। तो यहां हाई आयनिक पोटेंशियल को क्लियर कर रहे हैं ये। समझ आई बात? हाई पॉजिटिव चार्ज और साइज स्मॉल, ये हाई आयनिक पोटेंशियल को क्लियर करते हैं। और हाई आयनिक पोटेंशियल होगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। क्लियर? समझ आ गए दोनों कॉन्सेप्ट?